देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म आपसे पूछा गया है वो टर्म पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में थोड़ा समझ रखते हैं तो ये होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको अगर आप समझिएगा तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा EGH ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर हमारे पास कोई एक एटम है जो कि आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में है, तो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो जो भी यहाँ पे इंथैल्पी में चेंज आएगा, यानी इंथैल्पी में यहाँ पे जो एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, तो ये आपको चला जाएगा किस में, नेगेटिव में, और यहाँ पे कुछ इंथैल्पी चेंज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और याद रखिए कि पहला जो हम लोग फर्स्ट जो एडिशन करते हैं, फर्स्ट एडिशन जनरली जो होता है उसमें एनर्जी नेगेटिव आता है, लेकिन अगर आप इसी में अब इस नेगेटिव वाले में फिर से अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे A-2 तो होगा, लेकिन अब ऐसे केस में आप क्या पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव आ जाएगा। उसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये हमेशा ऐसा होता है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब भी आप ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम दो कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझ लेते हैं, एक तो पीरियड में और एक हम ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप पीरियड में, ठीक है ये आपका पीरियड है, पीरियड में अगर आप इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ठीक है, ये जनरली आपका क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। जबकि आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या रिलेशन है उसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग लिखते हैं माइनस डेल्टा EGH, यानी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से उसको इक्वेट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, यानी देखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगा वो उतना ही जल्दी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, ऐड कर लेगा। ठीक है, तो अब देखिए पीरियड की अगर बात करते हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में हमारे पास देखिए एक तो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और इसी के नीचे देखिए सल्फर है, और इसी के नीचे देखिए आपका क्या जी, क्लोरीन है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। देखिए आप इधर से इधर जा रहे हैं तो ये आपका पीरियड है, और जब आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये आपका ग्रुप है। देखिए ऐसा आपने पढ़ा है कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है, मतलब जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो जनरली कम होता है किससे, थर्ड पीरियड वाले से। ठीक है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इनका जो होता है साइज, ये साइज क्या होता है, ये साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। ये साइज क्या होता है जी, स्मॉल होता है। जबकि इनके केस में इनका साइज इनके करस्पॉन्डेंट थोड़ा सा लार्ज होता है। इनका साइज क्या होता है जी, लार्ज होता है। तो आप क्या जानते हैं कि अगर आप देखिए तो इनके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। इनके ऊपर अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि इनकी साइज क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। इसलिए जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे रिपल्सन फील होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रिपल्सन फील होगा, यानी यहाँ पे रिपल्सन्स आपको होगा। और इसी रिपल्सन्स के चलते इनमें जो एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का इनके कंपेयर में कम हो पाता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो फ्लोरीन में
और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन में और सल्फर में सल्फर का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में है और ये सेकेंड पीरियड में। अब देखिए, अब इसमें से क्या देख रहे हैं कि आप इधर से इधर जा रहे हैं तो पीरियड है, और पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगा, और ग्रुप में ये क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का आएगा, फिर किसका आएगा, फिर आपका फ्लोरीन का आएगा, फिर किसका आएगा, फिर सल्फर का आएगा, और सबसे कम किसका आएगा जी, सबसे कम ऑक्सीजन का आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये आपका थर्ड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1। देखिए IP1 का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाती है। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बोलता है कि कोई भी एटम अगर आप गैसेस स्टेट में ले लीजिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो आपको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलते हैं। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे कि ये अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। दूसरी बात कि ये आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे भी डिपेंड करता है, यानी अगर आपका हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आपका फुल फील्ड है तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चलिए आइए समझते हैं। इसमें अगर मैं इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसको मैं लिखता हूं 3s1, ठीक है। इसका मैं अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ लिखूंगा 3s2 और 3p1, ठीक है। अब देखिए आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है जी, साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है सोडियम का, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास है 3s2 और यहाँ पे आपके पास क्या है, और अगर आप इसका देखते हैं तो ये है 3s2 एंड 3p1। अब देखिए यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल जो है या s सबसेल है, फुल फील्ड है, और साथ ही साथ ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, तो s का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है जी, ज़्यादा होता है यहाँ पे, और ये फुल फील्ड है। तो ऐसे कंपेयर में यहाँ से इसको निकालना आसान है इसके कंपेयर में, इसलिए यहाँ पे mg का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा, यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो बाकी में भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होता है 3s2, और इसकी अगर बात करें तो ये होता है 2s2। तो देखिए यहाँ पे इसका साइज जो है वो छोटा है, अगर इसकी साइज की बात करें और इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज लार्ज है, और जिसका साइज लार्ज होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये अपना ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये आपका कैल्शियम है, ठीक है, ये किस में आता है, ये 4s2 में आता है, और ये आपका क्या है जी, गैलियम है। गैलियम जो होता है यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये 4s2 एंड 4p1 में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4s2 फुल फील्ड है और न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम का ज़्यादा होना चाहिए गैलियम के कंपेयर में, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ये वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस आयन इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अभी हमने समझा, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि अगर आपके पास सोडियम है, ठीक है जी, और सोडियम को आप गैसियस स्टेट में ले जा रहे हैं, और तब यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का केस आएगा, और यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब देखिए इसका वैल्यू आपको दिया गया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आपको किस में दिया जाएगा, प्लस में दिया जाएगा। लेकिन अब आप यही सोचिए कि अगर आपको अब इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, आपको जब इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वैसे केस में ये अब क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यहाँ पे ये कौन सा टर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप जब इसमें ऐड करोगे तो ऐड होने से यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे क्या होगा जी, एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दिया गया है तो आयोनाइजेशन एनर्जी को आप लिख सकते हो कि माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये वैल्यू जो है आपका, और ये जो वैल्यू है आपको दिया गया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप उसमें माइनस लगा दीजिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.1, और ये नेगेटिव वैल्यू में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हो, ठीक है, तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। तो ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ आइएगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चलिए अब आप क्या बोल रहे हो कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो ये पीरियड होता है, और इसमें क्या होता है जी, इसमें साइज डिक्रीज होता है। क्यों साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे ज़्यादा लगता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अमंगेस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। ठीक है, ये बात सही नहीं है जी। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमने बोला था कि अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर आप देखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इनके आप रेडियस की बात करते हैं, इनके साइज की बात करते हैं, तो साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हायर नेगेटिव वैल्यू के, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज स्मॉल होगा तो इसका साइज लार्ज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास A प्लस है कोई और आपके पास A+2 है कोई, ठीक है, तो A+2 का जो साइज, अगर ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, या आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास सोडियम प्लस आयन है, ठीक है, और आपके पास Mg+2 आयन है, और आपके पास एल्यूमिनियम+2 आयन है, तो आप क्या देख रहे हो कि आप जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हो आपका पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनका साइज डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि स्मॉल चार्ज होने से उसका साइज स्मॉल होगा, ये बात यहाँ पे गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। अब एक और अपने पास है, उसको भी देख लेते हैं। अमंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। ये बिल्कुल सही है। देखिए हमने क्या बोला, जैसे मान लीजिए आपके पास O-2 है, ठीक है, आपके पास F- है, तो इसमें दोनों के में इलेक्ट्रॉन 10 है और इसमें भी 10 है। जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज लार्ज होगा, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयंस इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे सब बातें की गई है, यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर दिया गया है और आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो टर्म है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। हमको समझना है कि डायमैग्नेटिक क्या होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डायमैग्नेटिक क्या होता है।
देखिए डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, यानी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं। और एक और टर्म आपको यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हो, जिसमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, या तो एक हो या एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब आपको यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको उसको समझना है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको देखना है ये सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, लैंथेनाइड है। तो देखिए अगर आप देखोगे तो लैंथेनाइड जो होता है, लैंथेनाइड जो होता है वो आपको किस पीरियड में आता है, ये आप अगर आप समझते हो तो ये आता है 6 पीरियड में। किस में आता है जी, 6 पीरियड में, ठीक है। और 6 पीरियड के लिए अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, NS, फिर आएगा N-2F, ठीक है जी, फिर आएगा N-1D, ठीक है, और फिर आएगा आपको इस तरीके से NP, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये ऑर्डर आपको फॉलो होगा। तो यहाँ पे ये वाला टर्म अपने को नहीं रखना है, यानी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम CE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मैं यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 4F1, 5D1 एंड 6S1, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आएगा। इसका कितना है तो आप देख लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा है YB ले लेते हैं। YB का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो देखिए YB का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4F14 और 6S2 होता है। उसी तरीके से अगर आप SM का लिखें तो SM का आप क्या देखेंगे, 4F6 होता है और 6S2 होता है, और लास्ट आपका बच्चा EU, ठीक है। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको मिलेगा 4F7 6S2। अब यहाँ पे आपको इनके आयंस बनाने हैं। अब आपके जो Y हैं वो +2 में है, YB जो है +2 में है, तो +2 में है मतलब जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा तो ये बचेगा 4F14, ठीक है, बच गया। यहाँ पे देखिए Ce+2 है, तो जब Ce+2 को आप निकालिएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो 4F1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास है Sm+2, और Sm+2 में आपको 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालिएगा तो आपके पास बनेगा 4F6, और लास्ट में है आपके पास Eu+2। अगर आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये निकल जाएगा, तो ये बचेगा 4F7। अब देखिए अब आप क्या जानते हैं कि जो F ऑर्बिटल होते हैं, जो F सब सेल होते हैं, इस F सब सेल में आपको कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, पहली बात इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भर दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 14 को भर दीजिए यहाँ पे, इस तरीके से 14 को आप यहाँ पे भर दीजिए, तो ये आपका 14 हो गया ऐसा, ठीक है। उसी तरीके से अब आप यहाँ पे देखिए, इसके केस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 6 है, तो 6 को भरिए, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट में आपके पास 7 है, तो 7 भरिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए। अगर आप यहाँ पे अनपेयर्ड निकालते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है,
तो यहाँ पे आपको 7 है। तो बताइए डायमैग्नेटिक कौन होता है? वैसा होता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो। तो आपको यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कौन सा? YB। ठीक है, तो YB2 जो है ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर 496, 737, 776 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। यानी सोडियम के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीशियम के लिए ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, और सिलिकॉन के लिए ये आपका वैल्यू दिया गया है रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इन किलो जूल पर मोल? देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइए पहले हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि आपके पास सोडियम है तो सोडियम के बाद क्या आता है जी? मैग्नीशियम आता है, और मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम आता है, और उसके बाद क्या आता है जी? सिलिकॉन आता है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया गया है, यहाँ पे दिया है 496 किलो जूल, यहाँ पे दिया है 737 किलो जूल, यहाँ आपको बताना है, और यहाँ आपको दिया है 776। अब देखिए हमने क्या बोला था कि अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये आता है 3s2, और अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका आता है 3s2 एंड 3p आपका 3p1 आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फुल फील्ड है और ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, यहाँ पे ये फुल फील्ड नहीं है। तो ऐसे केस में जो मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होगा किसका? Mg का, वो आपका ज़्यादा होगा किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसके? एल्यूमिनियम से। तो अब देखिए, अब आप क्या देखेंगे कि इसको अगर आप करेक्ट सजाएं तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले सोडियम आएगा, फिर आएगा एल्यूमिनियम, और फिर आएगा Mg, और सबसे लास्ट में रहेगा सिलिकॉन। ठीक है, यानी ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब इनके वैल्यू को पुट करके देखो, यहाँ पे है 496, यहाँ पे है 737, और यहाँ पे है 776। तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का जो आंसर आना चाहिए वो 496 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी एल्यूमिनियम का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए वो 496 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना है कि 496 से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, और 737 से छोटा होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, कि 496 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 496 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और क्या होगा? और 737 से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जी? छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और 737 से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जी? छोटी होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं। तो 737 से छोटा वैल्यू देखिए क्या है। तो 737 से छोटा वैल्यू ये वाला देखिए, ये वाला इससे ग्रेटर होना चाहिए, ये बात सही है, और इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है? नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब देखिए आयनिक रेडियाई में हमने आपको बताया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की भी बात करते हैं और हम लोग एक ही एटम्स की भी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन लूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव हो जाए, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर ऐसा पॉजिटिव हो जाए, तो देखिए जब कोई भी एटम अपने से इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करता है तो उसकी साइज सबसे बड़ी हो जाती है, और अगर निकालता है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। यानी हाइड्रोजन अपने एनायन से छोटा होगा और अपने कीटायन से बड़ा होगा। अब फर्स्ट ऑप्शंस में अगर आप देखते हो तो ये ऑप्शंस में एनायन तो यहाँ पे दिया गया है लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे दे दिया गया, तो ये ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आपने बोला था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर प्लस चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता है, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर माइनस में बढ़ते जाता है तो इनके साइज इंक्रीज होता है, प्लस चार्ज बढ़ने से घटता है। तो देखिए इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि इस वाले केस में इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गलत तरीके से दिया गया है, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए O-2, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा होना चाहिए क्या Al+3 और सबसे बड़ा होना चाहिए N-3। ठीक है, मैं आपको करेक्ट ऑर्डर बता देता हूँ। फर्स्ट का करेक्ट ऑर्डर ये होगा जी, सेकेंड का जो करेक्ट ऑर्डर आपको है वो देख ही रहे, ज्यों का त्यों होगा ऐसा ही, और ये आपका F- और ये आपका O-2। थर्ड का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा O-2 ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन Na+, और फोर्थ का जो आपका सही है वो है आपका N-3 सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर आपके पास होना चाहिए Mg+2 और सबसे छोटा होना चाहिए Al+3। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लस चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है, और नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि बेरिलियम+2 आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास पहले आता है लिथियम और उसके बाद आता है बेरिलियम। ठीक है जी, इसके ऊपर क्या आता है जी, हाइड्रोजन, और इधर क्या आता है जी, हीलियम। हीलियम ये आगे की तरफ है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया जी, 4 हो गया। तो अब 4 में से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 1s2 एंड 2s2, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये क्या बन गया है, ये बन गया है Be+2। और जब ये Be+2 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 होगा, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है जी, 2 है। ठीक है, अब देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको लिथियम +2 कर दूँ, +1 कर दूँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 1s2 और 2s1। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, यानी यहाँ भी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो बेरिलियम प्लस है वो बेरिलियम+2 जो है वो लिथियम+2 के साथ, लिथियम प्लस के साथ क्या है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन में है एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन ऑर्डर। अब देखिए जी, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, तो साइज बढ़ता है। ठीक है, और साइज बढ़ने से जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज होता है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आप क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास सल्फर है, आपके पास सेलेनियम है, आपके पास टेल्यूरियम है। तो आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो साइज क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो अगर देखिए ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ये थोड़ा और बड़ा बनाएगा, ये थोड़ा और बड़ा बनाएगा, और ये थोड़ा और बड़ा बनाएगा। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो लास्ट ये वाला जो बॉन्ड है ये जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी H+ आयन दे पाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा जी, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, और सबसे कम जो होगा H2S होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 29, और 29 में आपको क्या बोला गया है कि रीजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज। ठीक है, तो देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस का क्या रीजन है। तो देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे ही आप लेंथेनॉइड की बात करेंगे तो लेंथेनॉइड में क्या होगा, वहाँ पे d ऑर्बिटल्स भी आने लगता है और f ऑर्बिटल भी आने लगता है। और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, जो f ऑर्बिटल होता है और d ऑर्बिटल होता है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है जी, पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। इसलिए ऐसे केस में क्या होता है, अब बात समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लीजिए कि इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के होने से ये जितना इस पे पुल कर सकता था उतना ये पुल नहीं कर पाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं, जिसके चलते इस न्यूक्लियस का इस पे बहुत ज़्यादा पुल नहीं लग पाता है, जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जो F और D ऑर्बिटल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इनके केस में ये जब आते हैं तो ये शील्डिंग इफेक्ट को मतलब डिक्रीज कर देते हैं, जिसके चलते इसके ऊपर जेड इफेक्टिव तो बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा हुआ है, तो ये अब इसको ज़्यादा से खींचने लगता है।
तो अब ये जो एटम जो पहले यहाँ पे आपको दिख रहा था, अब ये इसका साइज छोटा हो जाएगा और ये अब इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो वही केस है यहाँ पे, तो आपको देखना पड़ेगा नेग्लिजिबल, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर एफ ऑर्बिटल, ये बिल्कुल सही बोला गया है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आपको एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको इसको अरेंज करना है पीरियड में, और आपको इसको अरेंज करना है किस में जी, ग्रुप में। पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो साइज क्या होता है जी, डिक्रीज होता है, और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। अब देखिए, अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले आता है स्कैंडियम, फिर आता है वनेडियम, फिर आता है टाइटेनियम। तो अगर आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो साइज पीरियड एक है तो साइज क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ऑप्शंस आपका एकदम बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरे ऑप्शन में देखिए, ये देखिए इधर सल्फर आएगा और इधर क्लोरीन आएगा, तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दे दिया गया। अब देखिए आपके पास है ये ग्रुप आ रहा है, रुबीडियम ऊपर आता है और सीजियम नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज तो इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास बेरिलियम, BE, ठीक है, और आपके पास क्या है जी, नियॉन। अब देखिए आपके पास क्या आता है, हीलियम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलत कर रहे हैं, ये वाला जो है ये ऐसा है, यहाँ पे जो होता है सबसे पहले स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है, तो ये ऑप्शन जो है ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए ये है नोबेल गैस, ठीक है, और नोबेल गैस का जो साइज होता है वो जनरली ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट अपना है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एज, ठीक है। तो देखिए जी, एसिडिक स्ट्रेंथ की हम अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हम दो तरीके से करते हैं। अगर जो दिया गया कंपाउंड है वो अगर सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, उनके जो एलिमेंट है वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप समझिए कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे साइज देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देखते हैं, साइज इंक्रीज होगा तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ने से उनके H+ डोनेशन जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सल्फर होता है, उसके नीचे सेलेनियम होता है, तो ये ऊपर से नीचे आने पे अगर मैं इसकी बात करूं तो H2SE ग्रेटर होगा किससे जी, H2S से, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखिए आपके पास है Br और नीचे होता है I, ऊपर से नीचे आने पे आपका HI का वैल्यू जो होगा ज़्यादा एसिडिक होगा HBr से, जो कि सही आंसर दिया गया, तो ये करेक्ट होगा। ये आपका गलत है जी, देख लीजिए। और यहाँ पे ठीक है जी, तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जी, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये ऑप्शंस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, बाकी ये सब के सब आपको सही सही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आंसर ए करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो आइए अब इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखिए Al+3 छोटा बताया गया है Mg+2 से, ये छोटा बताया गया है Na+ से, और ये छोटा बताया गया है, यहाँ में माइनस होगा, तो इंक्रीजिंग आयनिक साइज है, ये आपका सही है। देखिए बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं I है, Br है, Cl है, F है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात की गई है, और यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और यहाँ पे ये रुबीडियम आपको करना चाहिए, Rb रुबीडियम। तो देखिए आइए बात समझते हैं। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शंस में आप क्या देख रहे हैं कि सबके सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो जब सबके सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं
तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ये आपका, तो ये सही ऑर्डर है, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है बोरोन, फिर है कार्बन, ठीक है, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन, और फिर आपके पास क्या है जी, ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है इसमें आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आपका साइज क्या हो रहा है जी, साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन 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 यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है और ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो ऑर्डर होता है ये कुछ इस तरीके से बनता है, कार्बन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन आ जाता है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर यहाँ पे आपको दिया गया है ये आपका करेक्ट नहीं है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की भी अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में अगर देखेंगे तो इसका साइज सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा हो जाएगा, फिर Br होगा, और फिर आपका होना चाहिए F, और फिर होना चाहिए आपका Cl। तो ये ऑर्डर यहाँ पे आपका होगा, और यहाँ पे तो सही है, ये मेटालिक कैरेक्टर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ एक जगह कहीं मिसप्रिंट है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो देखिए ये दोनों हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों जो है ये मिसमैच हो रहा है। ठीक है, डू नॉट एग्री कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका जो हो रहा है ये दोनों के दोनों एग्री नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर होंगे आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है अपना कि द बिगेस्ट गैप इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, बिगेस्ट गैप पूछा जा रहा है। बिगेस्ट का मतलब कि दोनों के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर आता है बोरोन, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है थाइलियम, और फिर आता है इंडियम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है। देखिए अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है ये देखिए। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो एल्युमिनियम का साइज है और जो आपका गैलियम का साइज है ये आपको यहाँ पे जो होने लगते हैं ये लगभग इक्वल होने लगते हैं, यानी गैलियम का साइज जो होता है वो आपका छोटा होने लगता है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो नीचे अगर जा रहे हैं तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कैरेक्टर साइज घटने के चलते इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनके बीच में एक साइज का अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप आपको मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जैसे जैसे नीचे जाइएगा साइज का डिफरेंस कम हो जाएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा साइज का जो डिफरेंस होगा वो साइज का डिफरेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिसके चलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या है, द एलिमेंट Z इक्वल्स टू दिया है 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, जिसको हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक मैट्रिक बताता हूँ, उसको देखिए। जैसे 13 ग्रुप होता है, जैसे 14 ग्रुप होता है, जैसे 15 ग्रुप होता है, जैसे 16, 17 एंड 18 ग्रुप। तो देखिए जो 7th पीरियड में जो इनके एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पे आएगा 113, यहाँ पे आएगा 114, यहाँ पे आएगा 115, यहाँ पे आएगा 116, यहाँ पे आएगा 117, यहाँ पे आएगा 118। क्यों? क्योंकि जब ये आप देखोगे तो इधर डी ब्लॉक एलिमेंट होता है और डी ब्लॉक एलिमेंट में 10 एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ 10 का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी ऐसा केस है तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 7th पीरियड में, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी, NS2 NP1 होता है। तो इसका भी क्या होना चाहिए, 7S2 और 7P1 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमको किससे पूछा गया, हमें पूछा गया है 114 के बारे में। तो देखिए 114 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इसका क्या होगा, NS2 और ये होगा NP2। इसको आप बोलते हो बोरोन फैमिली,
इसको बोलते हो कार्बन फैमिली, इसको बोलते हो नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलते हो ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हो हेलोजन फैमिली, और ये आपका नोबेल गैस वाला हीलियम वाला है, नोबेल गैस। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा 7s2 और 7p2। अब ये होगा कार्बन फैमिली। तो देखिए यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, ये हो गया आपका कार्बन फैमिली। तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इफ द IP ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, सोडियम का, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है जी, एल्युमिनियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, और लास्ट में आपको सिलिकॉन आएगा, ठीक है। तो ये है 496, ये है 737 और ये है 786, ठीक है। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे तो ज़्यादा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। तो देखिए 496 से बड़ा कौन है, 496 से बड़ा ये है, ठीक है, और 737 से छोटा कौन है, तो सर ये भी छोटा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ NaOH। तो देखिए जी NaOH के साथ वो नहीं रिएक्ट करेगा जो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। देखिए NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, ठीक है। NaOH क्या है जी, एक बेस है। अब इसमें से जो बेस होगा, ठीक है, वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है अपने को, यहाँ पे ये ऑप्शन है Bi2O3 है। अब देखिए डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जो बिस्मथ है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। इसलिए इसका जो ऑक्साइड होगा, इसका जो ऑक्साइड होगा वो आपका बेसिक नेचर का होगा। तो इसलिए ये आपको इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए ये रिएक्ट कर जाता है, ये रिएक्ट कर जाता है, ये सब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें आपको बोला गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए ये आपका बोरोन है, ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका गैलियम है, ये आपका इंडियम है, और ये आपका थैलियम है। ऊपर से नीचे आने से साइज तो बढ़ता है जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डी कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा तो बोरोन ही होगा, उसके बाद आ जाता है गैलियम, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास एल्युमिनियम, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आएगा इंडियम, और सबसे बड़ा जो होगा वो थैलियम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4th। अब आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं 38 क्वेश्चंस, और इसमें हम देखते हैं फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। अब देखिए सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को मैं लिखता हूँ। देखिए लिथियम है, उसके बाद है बेरिलियम, उसके बाद होता है बोरोन, फिर कार्बन, फिर उसके बाद होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर आपको नियॉन। देखिए आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है जी, तो जनरली यहाँ तक साइज क्या होता है जी, डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली फुल फिल्ड होते हैं, तो इसलिए इनका सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें और इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 2s2 होता है, और इसमें 2s2 एंड 2p1 होता है, इसलिए इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें देखिए इसका अगर बात करेंगे तो ये होता है 2p3 में आता है, हाफ फील्ड हो गया, और ये हो गया 2p4 में। तो ऐसे केस में इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इससे ज़्यादा हो जाता है। यानी आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, लिथियम का सबसे छोटा, फिर बोरोन का, फिर बेरिलियम का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा जी, नियॉन का। तो ये आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए बोरोन वाला 2 केस है, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस की PYQ डिस्कशन। ओके, थैंक यू।